हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे सबका पढ़ाई लिखाई चलता होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का जो है वह बहुपद चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। हम पिछले वीडियो में जो है वह यानी कि प्रश्नावली 1.2 का जो है वह यानी कि हम एग्जाम्पल जितना भी आया था सभी को आपको हम सॉल्व करवा दिए। आज के इस वीडियो में जो है वह हम बहुपद को हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुपद को स्टार्ट करेंगे हम ये चल के यानी कि स्टार्ट करेंगे कि जो है वो आप लोग कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, यानी कि आप लोग 9th में भी यानी कि बहुपद चैप्टर है, लेकिन 9th में भी जो है वो आप लोग कुछ नहीं पढ़ के आए, तो एकदम जो है वो जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। तो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है वो बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि चर चर क्या होता है। पहले हम इनको समझते हैं। तो चर हम किनको कहते हैं, तो देखिए ये हम डिफिनीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए जिस राशि का मान जो है वह गणितीय जो है वह प्रक्रियाओं में, यानी जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में जो है वह बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो चर कहते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इनको हम चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल कहते हैं। तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में जो है वह यानी कि बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। इसे पढ़ाया ABCD से लेकर XYZ, यानी कि ABCD से लेकर XYZ तक जो है वह इनको हम सूचित करते हैं। यानी कि मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में जो है वह बदलते रहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये 2x हो जाता है, या फिर 4x, या फिर 5y, या फिर 6y, ये ऐसे जो है वह गणितीय जो प्रक्रिया में जो है वह बदलते रहता है। कभी जो है वह x आ जाता है 2 के साथ, कभी 4 के साथ, कभी 5 के साथ, ऐसे यानी कि ये जो है वह बदलते रहता है। तो इसी को जो है वह हम क्या कहते हैं, तो चर कहते हैं। तो चर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा अचर है। अचर को हम कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। तो देखिए जिस राशि का मान जो है वह प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में जो है वह नियत रहता है। नियत कहने का मतलब जो है वह चेंज नहीं होता है। ये देखिए ये जो है वह यानी कि यहाँ पे जो है वह यहाँ पे देखिए 2x 4y और ये 5y, यानी कि ये जो है वह हरदम बदलते रहता है, तो उसको हम चर कहते हैं। और ये जो अचर जो है वह कांस्टेंट जो है वह फिक्स रहता है, वो जो है वह नहीं बदलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक लिख दिए हैं, तो एक को आपका यानी कि कभी भी कह सकते हैं कि हमारा 2 है, कभी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जो है वो हमारा ये अचर यानी कि कांस्टेंट जो है वह फिक्स रहता है। ठीक है, उसी को हम यानी कि अचर यानी कि अचर कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान चलिए जैसे ये 7 है, इनको हम कह सकते हैं 2 के बराबर है, तो ये जो है वह 2 है, तो वो अपने स्थान पे जो है वह फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और ये 7 भी जो है वो अपने स्थान पे जो है फिक्स वैल्यू है, यानी कि दोनों को हम बराबर नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जो है वो अचर जो है कांस्टेंट जो है वह फिक्स रहता है। तो देखिए ये जो है वह यानी कि ये आप अगर यानी कि चर और अचर क्या होता है, चर को हम पढ़ा ABCD से लेकर XYZ तक जो है वह हम इनको सूचित करते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा फिक्स रहता है। इसी दोनों से जो है वो हमारा बनता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए चर तथा अचर राशियों के योग, यानी कि चर और अचर अगर हम दोनों को यानी कि ऐड कर देंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो यानी कि चर और अचर को जोड़ भी सकते हैं, यानी कि घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भाग देंगे। यानी जोड़ घटा गुना भाग ये सभी यानी कि जो है वो यानी कि ये सभी जो है वो बनेगा, तो उसी को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे, तो बीजीय व्यंजक। तो चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम 2x एग्जाम्पल यहाँ पे लिए, ये देखिए ये हमारा 2x था, क्या था, ये हमारा जो है चर था, यानी कि वेरिएबल था। अब देखिए यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट 2 लिए हैं, इसमें अगर हम 2 जोड़ दिए तो इसी को जो है वो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इसी को जो है वो हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो यही जो है वो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो है वो यानी कि 2x + 3 और ये x² + 2x + 1 और ये y² - 2y + 3 ये दिया हुआ है। ये जो है वो यानी कि इसी को जो है वो हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और रस यानी कि चर और अचर राशियों की जो है योग, या फिर घटाव, या फिर गुना, यानी कि इसी को जो है वो हम क्या कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इतना जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए होंगे। तो इतना समझ गए होंगे तो चलिए अब हम जो है वो बहुपद आपको बताते हैं। आपकी जो क्लास 10th में है बहुपद क्या होता है, तो सबसे पहले उनका जो है वो हम डिफिनीशन जानते हैं। तो डिफिनीशन जानते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है वह डिफिनीशन हम लिखे हैं, बहुपद जो है वह एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाती है। ये जो बीजीय व्यंजक जो है वह
उनका घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी जाके वो जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक देखिए ये हमारा बीजीय व्यंजक है, तो यानी कि जो है वो चर और अचर से जो दोनों मिलके यानी कि बनता है, जोड़ घटा गुना भाग से बनता है, तो उसी को ना हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। इसमें देखिए, इसमें जो यानी कि घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए घात यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 हमारा यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये हमारा सभी पूर्ण संख्या है ना जी। तो ये सभी हमारा पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखिए x पावर 1 है, तो x पावर 1 है, तो ये भी तो हमारा पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 जो है वो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये भी जो है वो बहुपद कहलाएगा। ये जो है ये भी जो है वो बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देखिए इनकी चर और अचर से जो है वो मिल के बना है, तो वो बीजीय व्यंजक हो गया। बीजीय व्यंजक में जो है वो हम पावर देखेंगे, यानी कि घात देखेंगे, वो यानी कि पूर्ण संख्या रहेगा, तो हमारा बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 है। यहाँ पे देखिए ये जो है वह चर और अचर, ये चर और अचर दोनों से मिलकर बना है, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक का जो है वह हम घात देखेंगे, घात देखेंगे यानी कि घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ 0 1 2 3 4, ये तो आपको वास्तविक संख्या हम बताए थे। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सभी आपको हम बताए थे। तो यही जो है वह यानी कि यही कहना चाहता है, बहुपद हम उनको कहेंगे जो यानी कि जिसका घात जो है वह पूर्ण संख्या होगा, उसी को हम बहुपद करेंगे। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए बहुपद को जो है वह हम दो आधार पे यानी कि बांटा गया है। बहुपद को जो है वह कितने आधार पे बांटा गया है, दो आधार पे। वह कौन है, एक जो है वो पदों के आधार पे और एक जो है वह घातांक के आधार पे। तो हम पदों के आधार पे जो है वह कितना यानी कि भागों में इनको बांटा गया, तो वह हम आपको बताते हैं, और घातांक के आधार पे जो है वह कितना भागों में इनको बांटा गया है, सभी को हम आपको बताएंगे। और जो है डिफिनीशन भी बताएंगे, और प्लस में एग्जाम्पल भी देंगे, जो इंपोर्टेंट जितना भी यानी द्विघात समीकरण में जो है वह जितना भी इंपोर्टेंट पॉइंट होगा, तो वो सभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वह हम पदों के आधार पर यानी कि हम बात कर ले, तो पदों के आधार पे जो है वो यानी कि इनको 3 भागों में बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी यानी द्विपदी, और ये जो है वह त्रिपदी यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो ये जो है वह एक पदी, तो ये तो स्पष्ट ही कह रहा है, जिसमें एक पद हो उनको एक पदी कहेंगे। द्विपदी जिसमें दो पद रहेगा तो उसको द्विपदी कहेंगे, और ये त्रिपदी है जिसमें 3 ठो पद रहेगा तो उनको हम त्रिपदी कहेंगे। तो ये तो डिफिनीशन तो आपको यानी कि हम ऐसे ही बता दिए थे, ऐसे ही आप लोग समझ गए होंगे। एक पदी कहने का मतलब जिसमें एक पद हो उसमें एक पद यानी कि उसी को हम एक पदी कहेंगे। जिसमें 2 पद होगा उन्हीं को हम 2 पदी कहेंगे। जिसमें 3 पद होगा उसी को हम त्रिपदी कहेंगे। अब कहिएगा सर, तो ये तो आप बता दिए, हम ये कैसे जानेंगे कि जो है वो उसमें यानी कि ये जो है वो यानी कि कैसे हम जानेंगे कि जो है वो यानी कि ये इसमें कितना पद है, नहीं है, ये कहाँ हम यानी कि आप बताइए हमको। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक पदी का हम यानी कि इनको यानी कि हम आपको बताते हैं। देखिए यही हम डिफिनीशन लिखे हैं, एक पद वाले बहुपद को जो है वो हम एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी यानी कि देखिए यानी कि जो है वह एक पदी यानी कि एक पद यानी एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए। जैसे देखिए ये x है, ये जो है वो अकेले है, एक्स स्क्वायर अकेले, एक्स क्यूब अकेले, एक्स पावर 4 अकेले, y पावर 10, ये जो है वो इत्यादि लिखा हुआ है, ये जो है वो सभी जो है वो अकेले अकेले है, यानी कि जो है वो इसी को हम कहेंगे एक पदी। अब तो ये अब देखिए दो पदी में आपको हम बताते हैं, यानी कि देखिए दो पदी जो है वो हम 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। 2 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स पावर 7 प्लस 6 और y पावर यानी कि 2 प्लस 7, ये सभी जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको हम बताए थे कि सर यानी कि हम कैसे यानी कि देखेंगे कि इसमें कितना पद है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आप यानी कि प्लस माइनस यानी कि सिंबल यानी कि ये जो यानी कि सिंबल होता है ये प्लस माइनस, उसके साथ आप देखिएगा। तो देखिए ये x और ये प्लस 1 यानी कि प्लस के साथ 1 जुटा हुआ, तो देखिए x एक पद हो गया, और ये हमारा एक जो है वह एक पद, तो ये हमारा 2 पदी हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ पे 2, तो ये भी 2 पदी हो गया। यहाँ पर x और यहाँ पे 6, यानी प्लस और माइनस के जो है वो आधार पे आप कह सकते हैं ये जो है वह इसमें यानी कि एक पद है, 2 पद है। इसमें देखिए प्लस के साथ यानी कि 7 को ऐड कर दिया, तो इसमें देखिए 1 और 2 यानी 1 और 1, तो 2 पद यानी कि है। ये जो है वो हम ऐसे जो है वह यानी कि पहचान सकते हैं कि इसमें कितना पद है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए जो है वो यानी कि ये हमारा अब त्रिपदी बचा हुआ है, तो हम आपको जो है वो त्रिपदी जो है वो समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि हम लिखे हुए हैं त्रिपदी जो है वो यानी कि त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं। देखिए
तीन पद वाले बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते थे। ये तो आपको हम बताए थे जी, जिसमें तीन पद होगा उसी को हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो देखिए इसमें जो है वह एक यानी कि आपको हम बताए कि प्लस माइनस से जो है अलग अलग रहता है। तो देखिए ये प्लस के कारण ये यहाँ पे देखिए ये एक पद हो गया, दो पद, तीन पद, इसमें क्या पद है, तीन गो पद है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, तो त्रिपदी। आपके यानी कि बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा, यानी कि ये दे देगा और कहेगा कि बताइए जो है वह ये कौन सा पदी बहुपद है। तो यहाँ पे दिया रहेगा एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, यानी कि जो है वह ये सभी दिया रहेगा। अब देखिए आप जो है वह यानी कि देखिएगा इसमें कितना टर्म है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का है और ये कांस्टेंट है। तो इसमें एक दो तीन, तीन पद है, तो ये हमारा त्रिपदी कहलाएगा। इसमें भी देखिए, इसमें देखिए ये एक दो तीन, यहाँ पे आप कहिएगा सर आप खाली प्लस वाला लिया है, तो यहाँ पे यानी कि माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर माइनस ये 7y और ये प्लस 10। इसमें देखिए ये वाई स्क्वायर एक पद हो गया, ये माइनस 7y एक पद और ये 10 एक पद, यानी कि इसमें भी जो है वह तीन पद है। तो इसी को हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, तो त्रिपदी बहुपद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये त्रिपदी बहुपद जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए घातांक के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये तो आपको हम बता दिए थे। अब देखिए घातांक के आधार पर हम देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घातांक के यानी कि आधार पे जो है वह ये हमारा होता है बेसिकली चार प्रकार का होता है। एक होता है एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद, या फिर यानी दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, और जो है वह चौथा होता है वह शून्य घाती बहुपद होता है। तो ये आपको हम सभी को बताते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यानी कि ये एक घाती बहुपद जो है वह ये जो है वह कई बार एग्जाम में यानी कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। एक घाती बहुपद को हम क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि हम इनका डिफिनीशन लिखे हैं। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप जो है वह ये होता है। इनका व्यापक यानी व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी। आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा कि एक यानी कि घातीय वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं। तो ए में ऑप्शन रहेगा रैखिक बहुपद, बी में रहेगा द्विघात बहुपद, सी में रहेगा त्रिघात बहुपद और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। ये जो है वह एग्जाम में आ जाएगा, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है और यहाँ जो है वह यानी कि कहता है यानी कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, ये तो हम आपको बता दी। और जो है वह कहेगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ये जो है वह आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो जी आप लोग बताइए, तो बोलिए मेरे साथ में। ये जो है वह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है। जहां पे जो है वह ये जो ए जो दिख रहा है ये जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये भाई साहब जीरो हो जाएगा तो आप ही सोचिए, ये अगर जीरो हो जाएगा ए गुने जो है वह यानी ए अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो गुने एक्स और प्लस बी। ये जीरो को एक्स से गुना करेंगे तो ये पूरे टर्म में जीरो हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। तो इसीलिए यानी कि जो है वह यानी कि इसमें तो एक ही पद बचेगा। इसमें जो है यानी कि ये हमारा कौन यानी कि ये जो है वह यानी कि एक ही पद बचेगा। इसीलिए जो है वह हमारा यानी कि एक घात वाले, यहाँ पे जो है वह घात कितना हो जाएगा, एक्स का घात तो जीरो न हो जाएगा जी। तो ये हमारा यानी एक घात वाला बहुपद थोड़ी कहलाएगा, रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो नहीं कहलाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ए जो है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे x प्लस वन, एक्स प्लस वन, 2x प्लस 5, y माइनस 2। यहाँ पे आप लोग बताइए तो बुआ जी, यहाँ पे यानी कि एक घात वाले बहुपद तो यानी कि आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए x पावर कितना है, 1 है, x पावर कितना है, 1 है, y पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे x y z कुछ भी रह सकता है, तो पावर 1 होना चाहिए। उसी को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, तो रैखिक बहुपद कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। द्विघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट होता है, द्विघात, द्वि मतलब दो, यानी कि जिसके घात जो है वह दो होगा तो उसी को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तो देखिए दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। यानी कि जो है वह ये कह रहा है कि दो घात यानी कि जिसका घात दो रहेगा उसको हम बहुपद यानी कि उसको जो है वह द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यही कह रहा है कि दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप, तो ये याद रखिएगा बच्चा, ये जो है वह यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर और ये प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम में आ जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। जो है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए हो। यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे बुआ जी, अगर ये ए अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, ये जो ए अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये देखिए 0 एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी, कुछ ये कंडीशन बनेगा। तो देखिए ये जो है वो हम ये 0 एक्स स्क्वायर, ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा बी एक्स प्लस सी। ये बताइए ये जो है वो ये कौन सा यानी कि जो है वो हमारा एक घातीय यानी कि बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब कहिएगा सर यहाँ पे आपको आप बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप एग्जाम्पल में 2 ही टर्म दिया, यहाँ पे 3 टर्म है। क्या बउआ जी देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस यानी प्लस ये 0 इंटू एक्स और ये -2। अब देखिए 3 टर्म बन गया ना, इसीलिए जो है वो ये भी जो है वो हमारा यानी कि हम पावर देखेंगे, अगर पावर में जो है वो यानी कि 2 रहेगा तो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर पावर में 2 दिख रहा है ना, तो यही जो है वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर में भी 2 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद। यहाँ भी खाली हम पावर ढूंढेंगे, पावर में अगर 2 हो जाएगा तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यही इत्यादि जो है वो हमारा सभी एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहा जाता है, यानी कि जिसमें जो है वो पावर जो है यानी कि 3 होना चाहिए, उसी को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। यानी कि घात जो है वह घात यानी कि जो है वह यानी कि एक्स का घात, या फिर अगर वाई के यानी कि टर्म में बहुपद दिया रहेगा, या फिर जेड के टर्म में दिया रहेगा। अगर एक्स के टर्म में दिया हुआ है तो एक्स का हम घात देखेंगे, जो है वह सबसे अधिकतम घात कितना है, तो वही हमारा जो है वह यानी कि तो उस पर जो है वह यानी कि अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा बहुपद होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो है वह इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका जो है वह ये व्यापक रूप होता है, जहाँ पे ए जो है वह 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ए जब 0 के इक्वल नहीं होता है तो देखिए अब बताइए क्या ये एक्स क्यूब जो है वह ये हमारा त्रिघात बहुपद है? बिल्कुल है, एक्स क्यूब त्रिघात बहुपद है। हम पावर आपको बताए हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे पावर एक्स का पावर कितना है, तो 3 है, तो वही कह रहा है 3 घात। तो यहाँ पे घात कितना है, तो 3 है, तो यही हमारा यानी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये भी जो है वो हमारा यानी कि यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखिए ये एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस जो है वह एक्स प्लस 1, ये भी जो है वो हमारा त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे ए जो है वह 0 के इक्वल, अगर ए जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है वह ये जो है वह ए जो है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट है शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात वाला, और फिर हम कुछ इंपोर्टेंट नोट पॉइंट आपको हम लिखाएंगे। तो देखिए शून्य घातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चर का घात क्या कर रहा है, वैसा बहुपद जिसके चर का घात शून्य हो उसको हम यानी कि शून्य घाती बहुपद कहेंगे। यानी शून्य घाती बहुपद हम उनको कहेंगे चर, चर का मतलब एक्स वाई जेड वाला टर्म रहेगा, तो उनमें यानी कि एक्स वाई जेड वाला जो टर्म रहेगा वो जो है वह 0 होना चाहिए, तो उसी को हम शून्य घात यानी कि कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है कि ये हमारा शून्य घात बहुपद है, बिल्कुल है। यहाँ पे ये 2 को हम लिख सकते हैं 2x के पावर 0। क्या कर रहा है, चर, चर हमारा x है, आपको हम बताए थे चर किसको कहते हैं, चर एक्स वाई जेड को कहते हैं। ये हमारा चर x है, इसका जो है हुआ घात, घात का मतलब ये जो यानी कि ये जो दिया हुआ है इसका घात जो है वह 0, x के पावर 0 है, तो ये जो है वो ये हमारा x पावर यानी कि घात जो है वो यानी कि 0 है, यानी चर का घात हमारा 0 है। तो चर का घात 0 है तो हमारा यानी कि शून्य घातीय बहुपद कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी अब बताइएगा सर आप बता दीजिए ये x पावर 0 का मान कितना होता है, तो ये 1 होता है रे बकलोला। तो ये हमारा 2 गुने 1 तो ये 2 हो जाएगा ना, इसीलिए जो है वो हम इनको यानी कि 2x पावर 0 भी अगर हम लिख दिए तो यहाँ पे जो है वो x का घात तो 0 है, यानी कि चर का घात 0 है, यानी x पावर 0 का मान 1 होता है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही जो है वो हमारा शून्य घाती बहुपद कहलाएगा। अब देखिए इसमें हम आपको कुछ नोट पॉइंट बताते हैं जो एग्जाम के व्यू से यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ये हम जितना भी यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे उतना वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये तो फिक्स है कि यहाँ पे देखिए यानी नोट में हमको पता है एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख
एक सरल रेखा या सीधा रेखा में होगा। ये कहना चाहता है कि जो रैखिक बहुपद जो आपको हम बताए थे, तो रैखिक बहुपद का यानी कि गरा यानी कि आलेख यानी कि ग्राफ में जब आपको यानी कि उनको ड्रॉ करिएगा तो ये जो है वह एक सीधी लाइन में जो है वह ये जाएगा, ये जो है वह सीधी रेखा में जो है वह यानी कि जाएगा। यानी कि आप जो है वह यानी कि ग्राफ में यानी कि ये देखिए, ये जो है यानी कि ग्राफ हमारा कुछ इस तरीका से बनाइएगा ना जी, ये ग्राफ यानी कि बनाइएगा तो यानी कि रैखिक बहुपद का यानी कि व्यापक रूप हमारा ax प्लस बी होता है ना, तो ये जो ax प्लस बी ये जो होता है, आप अगर नहीं यानी इनको ड्रॉ करिएगा कुछ जो है वह यानी कि सीधा रेखा में जाएगा। ये जो है वह कहीं यानी कि ये जो है वह हमारा जैसे ये अगर जो है यानी कि सपोज डेट यहाँ पे जो है वह हम यानी कि इनको हम ऐसे ही गुजार दिए तो ये जो है वह सीधा रेखा में जाएगा, कहीं पे जो है वह मुड़ा हुआ नहीं प्रतीत होगा। अब देखिए यानी दूसरा पॉइंट है, द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय के रूप में होता है। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, तो परवलय का रूप में होता है। परवलय का मतलब जब यानी कि आप क्लास 11th 12 में जाइएगा, परवलय को जो है वो हम इलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इलिप्स कहते हैं। परवलय को इंग्लिश में हम इलिप्स नहीं पाराबोला कहते हैं, सॉरी, परवलय को जो है वो हम पाराबोला कहते हैं। पाराबोला हम जब कहते हैं तो यानी कि आप लोग यानी कि क्लास यानी कि 10th यानी कि 11th 12 में जाइएगा तो ये देखिए पाराबोला का जो है वह सिंबल कुछ यूं तरीका से होता है। ये ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है या फिर ये ऐसे होता है या फिर ये ऐसे होता है। ये जो है वो पाराबोला का जो है वो सिंबल है। तो ठीक है, ये जो है वो यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा, कहेगा कि द्विघात बहुपद का जो है वो आलेख होता है। तो वहाँ पे आपको ए नंबर यानी कि ये 4 ऑप्शन में जो है वो ए में यानी कि कोई भी ऑप्शन में देगा परवलय देगा, तो परवलय वहाँ देखिएगा, मार दीजिएगा सीधे, ठीक है, आपका 1 नंबर जो है वो यानी कि जेब में आ जाएगा। अब देखिए एक घाती यानी रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा या सीधा रेखा, ये भी जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आ जाएगा। तो आप लोग इनको भी जो है वो यानी नोट कर लीजिएगा और इनको भी जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 3 नंबर कहता है, यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा तो उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। ये कहना ये चाहता है कि ये मान के चलिए यानी कि आपको यानी कि 2.1 जब आप बनाइएगा तो उसमें देखिए यानी कि कुछ इस तरीका से जो है वह क्वेश्चन रहेगा। ये जो है वह ये हमारा यानी कि ये हमारा ये कुछ जो है वह इस तरीका से ये क्वेश्चन रहेगा। ये जो है वह इस तरीका जो है वह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस तरीका से दिया रहेगा। ये हमारा है x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ठीक है, कुछ इस तरीका जो है वह ये ग्राफ जैसे जो है वह ड्रॉ रहेगा। तो ये कहता है यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को जितना बार, यहाँ पे देखिए ये हमारा x अक्ष है, दिस लाइन इज x एक्सिस है ना, ये हमारा x अक्ष लाइन है। तो ये कहना चाहता है कि x अक्ष को जितना बार, देखिए x अक्ष को ये हमारा ये इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, यानी कि x अक्ष को जो है वह 1 2 3 बार काट रहा है। तो इनको शून्य की संख्या कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, इनके शून्य की संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये जो है वह ये समझ गए। अब देखिए एक घातीय या रैखिक बहुपद का एक हल, यानी ये देखिए ये कहना ये चाहता है कि एक घातीय जो यानी कि समीकरण, एक घातीय जो बहुपद आप लीजिएगा उनका सिर्फ एक हल होगा, वो एक हल को यानी कि हल होगा, उनको हम यानी कि अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा। अल्फा का सिंबल कुछ इस तरीका से होता है, ये जो है वो अल्फा का सिंबल है, अल्फा जो होता है वो होता है। नहीं देखिए अब देखिए यानी द्विघात बहुपद यानी दो, यानी ये तो हमारा रैखिक बहुपद आपको बताए, जब यानी कि द्विघात बहुपद रहेगा तो उनका हल 2 हल होगा। 2 हल कौन कौन सा होगा, एक तो अल्फा भाई साहब होगा, एक क्या होगा, बीटा होगा। द्विघात रहेगा तो एक अल्फा हल होगा, वो बीटा हल होगा, ठीक है। अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो एक और बढ़ जाएगा, तो आपको हम बताते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए ये तो द्विघात बहुपद आपको बता दिया। अब देखिए त्रिघात बहुपद का 3 हल होता है। त्रिघात बहुपद का कितना हल होता है, तो 3 हल होता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। त्रिघात बहुपद का कितना हल होता है, 3 हल होता है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, ये तीनों हल होता है। अब देखिए अब जो है वह ये कहना नहीं, अब देखिए यानी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब द्विघात बहुपद, ये हमारा कौन सा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है, इनका पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद होगा तो देखिए यहाँ पे जब द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो यानी ये जो द्विघात बहुपद है इनका हम शून्यक निकाल लेंगे। तो हम मान लिए हैं कि ये जो द्विघात बहुपद का इनका शून्यक निकाल लेंगे, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ रूल होता है, तो रूल आप लोग याद रखिएगा, जो है 1.2 में जो है वो ये रूल काम आएगा, ठीक है। तो ये देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इनको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, इनका फॉर्मूला होता है
बी बाय ए, यानी शून्यकों का योगफल अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए भाई साहब कि आपका यानी कि शून्यकों का योगफल जो है वह क्या फॉर्मूला बनता है, तो आपको कहिएगा उनको माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए जो है वह शून्यकों का योगफल होता है। तो यहाँ पे जो है वह माइनस बी के जगह पे जो है वह हम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है वह एक्स का गुणांक है ना, तो यहाँ पे जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं माइनस ये एक्स का गुणांक बटे जो है वह ये देखिए ए जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, इनको जो है वह आप ऐसे भी जो है वह लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, यानी शून्यकों का योगफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे देखिए ना जी, ये जो एक्स स्क्वायर के जो आगे में लिखा रहता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही ना कहलाता है, या फिर एक्स के आगे में जो लिखा रहता है वो यानी कि उनका गुणांक ही ना कहलाता है। तो ये हो जाता है। अब देखिए 2 नंबर में शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना हो जाता है, योगफल मतलब जोड़, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है तो उनका गुणनफल यानी कि गुना, तो अल्फा इंटू बीटा हम जब निकाल लेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो सी कहने का मतलब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं सी ये हमारा क्या हुआ, अचर पद हुआ यानी कि कांस्टेंट हुआ, ये हमारा लिखेंगे ये हमारा अचर पद बटे जो है वो ए का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये जो है वो आप इनको ऐसे भी यानी कि याद रख सकते हैं। ये इतना नहीं भी याद रखिएगा, तो खाली ये भी याद रखिए ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद हमारा सी है, एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो सी बटा ए। तो जो है वो यानी कि जो है वो यही जो है वो यूज होता है जो है वो जनरली। अब देखिए ये तो द्विघात बहुपद, अगर जो है वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे जब जो है वो त्रिघात बहुपद यानी त्रिघात बहुपद का आपको व्यापक रूप बताए हैं, ये हमारा होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, का शून्यक अल्फा, यानी 3 गो यानी कि त्रिघात बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा, 3 गो होगा। एक नाम दिए अल्फा बीटा गामा, ये हम अल्फा बीटा गामा नाम दे दिए। देखिए ये जो है वो आपको अजीब सुनने में लगता होगा, लेकिन आप जो है वो बार बार इनको सुनिएगा तो ये जो है वो यानी कि नहीं लगता है कि गांव घर में देखते हैं कि जो है वो कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो उनका नाम लेने में थोड़ा अथी होता है, जब वो यानी पुराना होते जाता है जैसे आप लोग यानी कि कॉलेज में जाते होंगे तो आपका जो है स्कूल में जाते होंगे तो आपका जो है फ्रेंड सब रहता है, तो नया यानी कि कहीं पे यानी कि जैसे 8वां से जब आप निकले तो 9th में गए, कहीं पे आप एडमिशन करवाए तो आपका नया बहुत सारा फ्रेंड रहता है। जब उनसे बार बार आप मिलते हैं तो जो है वह नाम जो है वह यानी कि ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसीलिए जो है वो आप लोग यानी कि बार इनको पढ़िएगा तो ये जो है वो आपसे यानी कि ये आसान ही लगेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अल्फा यानी कि ये त्रिघात बहुपद, ये इनका शून्यक अगर अल्फा बीटा गामा हो तो अब देखिए जैसे यानी कि ये द्विघात बहुपद था यानी कि इनका जो शून्यक अल्फा और बीटा था, यहाँ पे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, उसी प्रकार से ये जो बहुपद रहेगा यानी कि उसमें जो है वो यानी कि शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो वो सभी हम आपको ये देखिए ये जो है वो कुछ रूल के हिसाब से चलता है। तो देखिए शून्यकों का योगफल का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी कहने का मतलब ये हमारा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ये जो है वह एक्स क्यूब का गुणांक। आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे जो है वह ए, एक जगह पे एक्स क्यूब है तो ये हमारा एक्स क्यूब का गुणांक। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए 2 करके शून्यकों का गुणनफल, तो 2 को अब हम लेंगे तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए। सी का मतलब हो गया यानी एक्स का गुणांक बटे ए यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक। ये जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी जो तीनों जो यानी कि जो शून्यक है तीनों को हम गुना कर देंगे। गुणनफल का मतलब यही ना हुआ जी, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डी बाय ए। ये इतना समझ गए। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो एक जो है वो चक्रिक के सामने की जो है वो यानी कि ये देखिए ये हम यानी कि ये हमारा कौन सा, ये हमारा वृत्त है। वृत्त के हिसाब से आपको हम बता देते हैं कि ये तीनों जो है वो आप कैसे याद रखिएगा। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है और ये हमारा
गामा है। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा और ये गामा। देखिए एक बार क्या करिएगा, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा तीनों को ऐड कर दिए। ये जो है वो आप लोग सिंपली इनको यानी कि लिख सकते हैं। अब देखिए इनको लिखने में आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन कुछ नहीं करना है जी। ये देखिए यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। देखिए ये जो है ऐसे चलता है, तो पहले हम ये दोनों भाई साहब को पकड़ के लिख देंगे, तो अल्फा बीटा लिख दिए। फिर ये भाई साहब दोनों को हम लिख देंगे, तो बीटा गामा लिख दिए। और फिर ये भाई साहब को हम लिख देंगे, तो गामा अल्फा ये हम लिख दिए। ये फार्मूला सी बाय ए होता है, और तीनों जो है वो एक बार गुना कर दीजिए, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये जो है वो इतना आप लोग समझ गए। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाय ए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो हमारा माइनस बी बाय ए होता है, तो वहाँ पे माइनस बी बाय ए दीजिएगा। अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा बराबर होता है सी बाय ए, तो वहाँ पे आप लोग सी बाय ए दीजिएगा। अल्फा बीटा गामा होता है, तो वहाँ पे माइनस डी बाय ए होता है, तो माइनस डी बाय ए दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्लास 10 के आपको जितना भी अभी तक बताए हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो हमारा नेक्स्ट है। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ये जो है वह यानी कि जब हम यानी कि ये जो है वह 1.2 में जो है वह यानी कि उनका कहता है शून्यक निकालने के लिए, और उसमें जो है वह सत्यता की जो है वह जांच करने के लिए कहता है, तो उसमें जो है वह ये वहाँ पे यूज होने होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे तो जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको यानी कि ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, और जो है वो इनको जो है वो आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये जो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हो गया कि जो है वह ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हो गया कि जो है वह शून्यकों का योगफल, यानी कि ये तो आपको हम बताए थे ना ऊपर में जी। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब बताए थे ना शून्यकों का योगफल। तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस अल्फा बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। इनको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस जो है वह शून्यकों का गुणनफल। आप ऐसे भी इनको बता सकते हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। ये जो है वह त्रिघात बहुपद का जो है वह सूत्र होता है। अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट आपको हम बताते हैं, और जो है वह इसको हम एंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक घातीय या रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होता है, एक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ जाएगा कि रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होगा, एक होगा। तो ये जो है वो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग मारिएगा, गलती करके नहीं आइएगा। अब देखिए द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य जो है वो 2 होता है, यानी कि 2 पावर रहता है, 2 को शून्य निकलेगा जी। और ये देखिए त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य जो है वो 3 होता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य जो है वो 3 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो जितना भी बहुपद में आपको बताए हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अगर आप इनका जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वह व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, जाकर आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे ये जो है PDF हम वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग उनसे भी जो है वह संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो है वह ये आपको जो है वो यानी कि हम यानी कि एक नंबर देते हैं, उस पर जो है वो आप लोग यानी कि यहाँ पे आपको मैसेज करिएगा, हम आपको ये PDF सेंड कर देंगे। तो ये नंबर हमारा होगा, ये देखिए ये 92 और जो है वह 41 और जो है वह 98 और जो है वो ये 18 और ये 3 नोट। ठीक है, इस पे अगर आप हाई लिख के भेजते हैं तो ये आपको हम ग्रुप में भी जोड़ देंगे। प्लस में अगर आपको जो यानी कि जिस भी चैप्टर का अगर आपको नोट की ज़रूरत होगा, तो आप लोग इसमें मैसेज करिएगा कि सर ये हमको ये चैप्टर का ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे जो है वो आपको सेंड भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 2.1 एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों और ये जो है वह यारों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।